Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. This lecture is about class 8th history chapter number 7. Right, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आने के बाद यहाँ पर जब वो एजुकेशन में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हायर एजुकेशंस पर ध्यान देने लग जाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, तो धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे. ठीक है, ये किस समय की बात हो रही है? जो आपकी 18th और 90th सेंचुरी है, यहाँ की बात की जा रही है जब इंडियन सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं. राइट, इन्हीं चेंजेस को हमने बोला है रिफॉर्म. राइट, रिफॉर्म का मतलब ही होता है चेंज, बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज? पॉजिटिव चेंज. ठीक है, सुधारना. अब सुधार चेंज तो है, लेकिन अगर क्या नेगेटिव सेंस में चेंज होगा तब आप उसको रिफॉर्म नहीं बोलेंगे. जब रिफॉर्म हो रहा है पॉजिटिव तरफ, देन इट इज नोन एज रिफॉर्म. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी क्यों. अगर आप स्टोरी वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कहानी पास्ट से लिंक होगी. ठीक है, कैसे? ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि जब वो रूल करना चालू कर देते हैं टेरिटरी के ऊपर, तो उनको कुछ कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. और ये प्रॉब्लम कहाँ जाती है? जब वो इंडियंस के कल्चर में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं. राइट, इंडियंस वर सो मच अटैच्ड, इवन टुडे वी इंडियंस आर सो मच अटैच्ड टू आवर कल्चर. ठीक है, अब हम अपने कल्चर में किसी और व्यक्ति का, खासकर जो हमारी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है, जो फोर्सफुली हम पर रूल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का इंटरफेरेंस इंडियंस ने अपने कल्चर में एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने जितनी बार इंटरफेयर किया है वो गलत था. ठीक, यहीं पर बात आती है आपके रिफॉर्म्स की. चैप्टर का नाम अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि रिफॉर्म्स यानी चेंजेस तो हुए, लेकिन किन टर्म्स में या किन कंटेक्स्ट में हुए? विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स. मतलब विमेन एज वेल एज कास्ट. विमेन की कंडीशंस क्या थी, सही थी या गलत थी? ब्रिटिशर्स ने क्या चेंजेस लेकर आए? क्या इंडियंस लोग ये रिफॉर्म्स के लिए सामने आए? ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. राइट, तो बिना देर किए शुरू करेंगे अपने चैप्टर को. राइट, चलो कहानी शुरू हो रही है आपके 16th 17th सेंचुरी, जब आपके ब्रिटिशर्स ऑलरेडी आ गए हैं. अभी तक उन्होंने रूल करना चालू नहीं किया, लेकिन वो नोटिस कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. राइट, इन सम सेंस उनको ये समझ में आता है कि सोसाइटी में एक डिफरेंस है. ठीक है, एक हायरार्की बनी हुई है. हायरार्की किस बेसिस पर है? अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके का डिवीजन है. ठीक है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी रिलीजन हो, सब में एक डिवीजन है. राइट, अगर आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर डिवीजन था आपके वर्णा सिस्टम में. राइट, जो आपकी इंडियन सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी जो है, उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. राइट, अब ये 4 वर्णों के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर बने हुए थे. फिर मेन और वुमेन यानी जेंडर डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शूद्र जो थे, जिनसे काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी जॉब्स कराई जा रही थी, उनको अनटचेबिलिटी उनके साथ प्रैक्टिस की जा रही थी. टेम्पल्स में उनको एंट्री नहीं थी. इस तरीके की बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में ज़रूरी थे, क्योंकि कुछ लोगों के साथ गलत चीज़ें हो रही थी, है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? रिफॉर्म्स करने चाहिए. रिफॉर्म्स कैसे होंगे? पहले वो टारगेट करते हैं किसको? वुमेन को. ठीक है, वुमेन को टारगेट करने का मतलब है, ब्रिटिशर्स देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में वुमेन के साथ सती सिस्टम जैसी गलत चीज़ें होती हैं. राइट, अब ये सती क्या है? सती का मतलब होता है, सती सिस्टम जो हमारे यहाँ होता था, उसका मतलब है कि अगर किसी एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उस हस्बैंड की जो पायर होगी, यानी जो उसकी चिता होगी, उस पर उस लेडी को बोला जाता था कि आपको जिंदा जलकर अपनी जान दे देनी चाहिए. कारण, इसका कारण ये है, अलग अलग स्टीरियोटाइप्स थे लोगों के सोचने के. किसी का मानना ये था कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, जो एक विडो बन जाती है, एक विधवा औरत जो है, उसकी लाइफ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टफ है. क्यों? क्योंकि लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते, लोग उसको अनलकी मानते हैं या उसके हस्बैंड की डेथ का कारण मानते हैं. राइट, इवन किसी भी फैमिली फंक्शंस में या किसी भी कल्चरल प्रोसेस में, रिचुअल्स में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा. उसको फैमिली से थोड़ा अलग रखा जाएगा. उसको वाइट क्लोथ्स पहनने के लिए कहेंगे. उसको कोई भी अच्छे काम में शामिल नहीं किया जाएगा. इस तरीके की चीज़ें एक वुमेन के साथ होंगी अगर वो एक विडो है तो. दैट्स वाई ये सोसाइटी में ऐसी मेंटालिटी थी कि इससे इतनी कठिन लाइफ जीने से तो अच्छा है कि वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जलकर मर जाए. राइट, तो ये था आपका सती सिस्टम.
ब्रिटिशर्स इसको देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये काफ़ी हीनियस है ना। जो एक डेड बॉडी है उसको तो किसी भी प्रकार का पेन फील होना नहीं है ना, चाहे आप उसको जलाएं, आप उसको गड़ाएं, लेकिन एक जिंदा इंसान को उसकी चिता पर जलने के लिए कहना अपने आप में एक बहुत ही हीनियस क्राइम जैसा है, राइट। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि भैया सती सिस्टम को बैन करेंगे, राइट। तो वो एक लॉ बनाते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सती, 1829 में। अब जब यहाँ पर इंडियंस को ये चीज़ समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, इस लॉ का और ब्रिटिशर्स का अपोज करते हैं, दैट हम ऐसे किसी भी लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसी समय पर कंटेम्पररी टाइम पर क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनको ऐसा समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली सही चीज़ करना चाह रहे हैं, बस उनका तरीका गलत है ना। तो यहाँ पर आप नाम पढ़ेंगे किसका, सती सिस्टम से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन रॉय, हिज एक्चुअल नेम वॉज राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा एक तरीके से इनको टाइटल मिला था, ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय जो होते हैं ये उसी समय पर जब सती सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था तो ये वहाँ पर मौजूद होते थे, ठीक है। उस समय पर जब ब्रिटिशर्स लॉ लेकर आते हैं सती को प्रोहिबिट करने के लिए, तो राजा राम मोहन रॉय को ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उनको समझ में आता है कि इंडियंस जो हैं वो अपने कल्चर में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन ये एक्ट तो सही है ना, सती को ख़त्म करना इज द राइट थिंग, वो भी इसी फेवर में थे। तो राजा राम मोहन रॉय एक ऑल्टरनेट तरीका निकालते हैं, और ये ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है, उनका मानना होता है कि इंडियंस अगर अपने कल्चर को इतना सुप्रीम मानते हैं और आपको उनको कोई बात समझानी है तो यूज़ देयर कल्चर ओनली, ठीक है। उन्होंने क्या यूज़ किया, इंडियन जितने भी सेक्रेड टेक्स्ट हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि एपिक्स या गीता, रामायण, इस तरीके की जो किताबें हुआ करती थी जिनको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड या प्योर माना जाता है हिंदुइज्म में, उनकी मदद से इन्होंने प्रूफ किया कि आपके किसी भी ग्रंथ में या किसी भी रिलीजियस बुक में ये मेंशन नहीं है कि सती जैसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, है ना, या कहीं पर भी इसका प्रूफ नहीं है कि आपके एंशिएंट टेक्स्ट सती करने के लिए आपको परमिशन देते हैं। तो जब लोगों को समझ में आया कि हाँ हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में तो ये है ही नहीं, तो हम क्यों इतने सालों से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, धीरे धीरे करके जब उन्होंने लोगों को समझाया, उनके माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की, तब जाकर इंडियंस ने एक्सेप्ट किया कि सती को बैन करने का जो डिसीजन है वो सही है, लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं, किसकी तरफ से, इंडियन रिफॉर्मर्स की तरफ से, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय या इनके जैसे बाकी लोग जो आपकी खुद की इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, उनको हमने कहा है रिफॉर्मर्स, ठीक है। जो भी व्यक्ति रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, हमने उसको कहा है रिफॉर्मर। इस चैप्टर में आप काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरुआत की हमने तो राजा राम मोहन रॉय से ही कंटिन्यू हम इसको रखते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो होते हैं ये एक ब्रह्मो सभा क्रिएट करते हैं जो कि बाद में कहलाई जाती है ब्रह्मो समाज, राइट। अब ये ब्रह्मो समाज का काम क्या होता है, ये रिफॉर्म्स के लिए ही काम करती है ना। और किस तरीके के रिफॉर्म्स, सती को बैन कराने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, फिर चाइल्ड मैरिजेस हैं या फिर विमेन की, विडोज़ की जो ख़राब कंडीशंस हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन काम कर रहा था, राजा राम मोहन रॉय। मेन इनका जो योगदान है इसको गिना जाता है सती को प्रोहिबिट कराने में, है ना। प्लस राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी क्या थी, ही वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ हिज ओन कल्चर, लेकिन उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें हमारे कल्चर में गलत है या आज के समय के हिसाब से आउटडेटेड है, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उनको छोड़ने में समय नहीं लगाना चाहिए, है ना। ऐसे रिफॉर्म्स को, पॉजिटिव रिफॉर्म्स को हमारी सोसाइटी में किया जाना चाहिए, राइट। प्लस ही वॉज इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स की वेस्टर्न नॉलेज जो है उसको इंडियन नॉलेज में इंट्रोड्यूस कराया जाना चाहिए, ठीक है। ही बिलीव्स कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर की या वेस्टर्न साइंस की कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर इंडियन कल्चर के साथ मिलाएंगे, लोगों को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है, राइट। सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनको हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है क्योंकि इन्होंने सती को बैन कराने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि इंडियन रिफॉर्मर्स को एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है ना। कैसी स्ट्रैटेजी,
कि अगर आपको इंडियंस को कोई बात समझाना है, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके सेक्रेट टेक्स्ट को यूज़ करें, उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी ग्रंथ हैं, उनको यूज़ करें और उनको उन्हीं किताबों से प्रूफ करके बताया जाए कि आपके रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है या आपका रिलीजन ऐसी गलत चीज़ों को करने के लिए परमिशन नहीं देता है ना। तो लोग अपने रिलीजन की इतनी ज़्यादा वैल्यू करते थे कि फिर वो उन चीज़ों के लिए अग्री कर जाते थे, उनका माइंडसेट वहाँ पर चेंज होता था, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके दूसरे इंडियन रिफॉर्मर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका काफी इंपॉर्टेंट काम था चाइल्ड मैरिजेस को बैन कराने में, राइट। और विडो रीमैरिज इन्होंने सपोर्ट किया था कि चाइल्ड मैरिज जो है उसको बंद होना चाहिए, मतलब बाल विवाह, छोटे बच्चों की जो अडल्ट्स नहीं है, जिनमें अभी जिनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट इस हद तक नहीं हुआ है कि आप उनको मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में बांध सको, ठीक है। ऐसे छोटे बच्चों की शादी करा देना बचपन में जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते या वो अवेयर नहीं है, राइट, तब ऐसे में आप क्या कर रहे हो। क्यों चाइल्ड मैरिजेस गलत थी? क्योंकि एक सर्टेन एज जहाँ पर आपको समझ नहीं है ना, जहाँ पर आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी लाइफ है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर है, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझते, वहाँ पर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, राइट। जिसके कारण क्या होता है, मेन मतलब जो बॉय है एज वेल एज गर्ल दोनों को सफ़र करना पड़ता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ठीक है। अर्ली मदरहुड जैसी चीज़ें हैं या अर्ली मैरिजेस जैसी जो चीज़ें हैं, ये विमेन की हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर डालती थी, ठीक है। तो इस वजह से चाइल्ड मैरिजेस को बंद कराने के बारे में किसने सपोर्ट किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने भी सपोर्ट किया, ठीक है। अभी जितनी भी अच्छी सही चीज़ें होती थी उसमें सपोर्ट करते थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम एक रिफॉर्मर का एक मेन टास्क याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फिर इनका दूसरा फोकस क्या था? विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज क्यों? क्योंकि जैसे राजा राम मोहन रॉय अपनी ब्रह्मो समाज की मदद से ये स्प्रेड कर रहे थे कि विमेन को सती कराना बंद करना चाहिए, है ना, और बैन भी करा देते हैं, लोग समझते भी हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, पहले तो विमेन जो अपने हस्बैंड के पैर पे जल के मर जा रही थी या जिसकी डेथ हो जा रही थी, ठीक है, तो उसकी लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब दूसरा मेन टास्क ये है कि जो आपने सती तो बैन करा दिया, मतलब वो जल के नहीं मरेंगी, पर वो जिंदा रहेंगी, तो आगे क्या है ना, वो एक विडो बन रही है, तो आपको पहले तो विडो की कंडीशंस को सुधारना है सोसाइटी में, ताकि लोग विडो को अनलकी या एक गलत नज़रिए से ना देखें, ठीक है, या उसको फैमिली से सेपरेट ना रखा जाए, उसके बेसिक राइट्स उससे ना छीने जाए, है ना। तो इस तरीके से विडो की जो लाइफ है उसको सुधारना, उसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक और बड़ा स्टेप लिया जाता है बाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि विडो की रीमैरिज करा दो, ठीक है। मतलब कि अगर एक हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ के सामने एक लंबी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको आप विडो बनाकर सारी चीज़ों से वंचित रखने से अच्छा है कि आप उसकी रीमैरिज करा दें, राइट। लेकिन विडो रीमैरिज को एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही कठिन काम था, ठीक है। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ बताते हैं, लेकिन लोगों के अंदर विडो रीमैरिज को लेकर एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से आता है, राइट। लोग समझते हैं कि ठीक है, हाँ, ये कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्सनल अपने घरों में इन चीज़ों को करने के लिए अलाउ नहीं कर पा रहा था, राइट। सो विडो रीमैरिज को काफ़ी समय लग जाता है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए। देन ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फिर तीसरे आपके रिफॉर्मर्स आपने काफ़ी अच्छे से नाम सुना होगा, ज्योतिबा फुले। कई जगह पर कुछ एनसीईआरटीज में इनको ज्योति राव फुले भी लिखा रहता है, ठीक है। एंड इनकी ही वाइफ सावित्रीबाई फुले। दिस वॉज एन महाराष्ट्रियन कपल जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है विमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। इनका मेन टास्क क्या था या इनका मेन कंसर्न जो था वो क्या था? विमेन एजुकेशन, राइट। विमेन एजुकेशन क्यों? क्योंकि इनको ये रियलाइज़ होता है कि सोसाइटी में अगर विमेन की कंडीशन ख़राब है
तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि विमेन अनएजुकेटेड है, राइट। अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो इंडिपेंडेंट हो सकती है ना, अपने राइट्स के लिए बात कर सकती है, जहाँ पर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकती है, ठीक है। और विमेन का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि विमेन खुद बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पढ़कर देश दुनिया के बारे में अवेयर हो सके, है ना, उसको समझ में आए कि जो चीज़ उसके साथ हो रही है वो सही है या गलत। इंडिपेंडेंट बनाना था इनको, विमेन को। दैट्स वाई दे वर वर्किंग फॉर विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन इन्होंने कैसे शुरू करी, इसके भी दो तरीके निकाले, ठीक है। पहला तो ये कि जो यंग गर्ल्स हुआ करती थी, इनके लिए इन्होंने स्कूल्स खोले, है ना। इससे पहले जो स्कूल्स होते थे वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होते थे, मतलब लोग लड़कियों को अपने स्कूल्स नहीं भेजा करते थे, ठीक है। देन सेकेंड तरीका क्या था, जो विमेन थी, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है या जो हाउस होल्ड में एंगेज्ड है, ऐसी विमेन को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके उनके लिए आश्रम्स बनाए या उनके लिए सेपरेट दिन के 2-3 घंटे की कोई क्लासेस रखी और खुद सावित्रीबाई फुले ने उनको पढ़ाया, है ना, उनको पढ़ना सिखाया, उनको लिखना सिखाया। मतलब इतना तो कर दें, भले उनको पूरी क्लासेस ना पढ़ाई जाए, सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए, बट कम से कम उनको लिटरेट तो कर दें, मतलब लिखना और पढ़ना और समझना तो कम से कम उनको आना चाहिए, ठीक है। अब दिस वॉज ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क। इन्होंने स्कूल्स खोले, है ना, पुणे में, कलकत्ता में, बंगाल में, अलग अलग जगह पर स्कूल्स खोले, विमेन गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल खोले, लेकिन तो भी विमेन या जो आप कहें कि गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट जो था स्कूल्स में, वो भी बहुत इजी टास्क नहीं था। कारण अगेन लोगों का माइंडसेट, ठीक है। अब यहाँ पर विमेन एजुकेशन को लेकर माइंडसेट बहुत ही अजीब था, है ना। अगर आज आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये काफ़ी इलॉजिकल है, ठीक है। किस तरीके का माइंडसेट होता था लोगों का, कुछ स्टीरियोटाइप्स थे, कुछ सेफ्टी इश्यूज थे। बहुत सारे पेरेंट्स जो थे, दे वर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज, है ना। उनको लगता था कि विमेन को पब्लिक प्लेसेस पे ना भेजा जाए, ठीक है, गर्ल्स बाहर, घर के बाहर सेफ नहीं है, या अगर बहुत दूर किसी डिस्टेंस पर उनका स्कूल है तो वो वहाँ पर उनको नहीं भेजते थे, है ना। फिर और कारण क्या थे कि विमेन जो है मेंस्ट्रुएशन वगैरह के कारण उनको स्कूल्स नहीं भेजा जाता था, राइट। दूसरी चीज़ स्टीरियोटाइप्स कहाँ पे आते हैं, ये तो सेफ्टी इशू है, चलो समझते हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, या कोएड में पढ़ाने से उनको डर लगता था, है ना। ये तो कुछ सेफ्टी इश्यूज़ है। आज भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोग अगर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने के बारे में सोचेंगे, है ना। लेकिन स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं जहाँ पर वहाँ कुछ और ही सीन है। स्टीरियोटाइप्स कैसे आ जाते हैं, कुछ लोगों का माइंडसेट था कि अगर आप वुमेन को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगे, अगर उसने एजुकेशन गेन की तो फिर उसका जो दिमाग है वो करप्ट हो जाएगा, है ना। और करप्ट दिमाग होगा मतलब क्या है कि वो जिस भी फैमिली में रहेगी वहाँ पर वो झगड़े करेगी, ठीक है, या वहाँ पर बैड लक लेकर आएगी, राइट। अब झगड़े तो करेगी ना। अगर आप मुझे एक बात बताओ कि किसी एक व्यक्ति को पता नहीं है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जब उसको पता ही नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो क्या उसके लिए लड़ेगा। जब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी मुझे समझ में आएगा कि अच्छा मेरा तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और मैं इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, तो फिर मैं वॉइस तो रेज करूँगी। तो इनको लगता था, कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर विमेन को पढ़ाओगे, गर्ल्स को पढ़ाओगे तो आगे जाके ये अपनी फैमिलीज़ में बैड लक लेकर आएंगी और झगड़े होंगे, राइट। इवन कुछ लोगों का माइंडसेट ये भी था, मतलब लोगों को इस तरीके से डराया जाता था कि अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओगे तो उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाएगी। नो लॉजिक, लेकिन लोगों का मानना था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे माइंडसेट्स को चेंज करना पड़ा, जिनके लिए ये रिफॉर्मर्स ने काम किया। इन्होंने लोगों को पढ़ाया लिखाया और फिर कहीं जाकर विमेन जो है वो थोड़ा बहुत एक्टिवली एजुकेशन के सेक्टर में आगे आई, ठीक है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर कुछ विमेन्स के नाम आपको सुनने को मिलेंगे जिन्होंने खुद पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया, राइट। 7th स्टैंडर्ड में आपकी सिविक्स की बुक में एक विमेन की कहानी है, 2-3 विमेन की कहानी है एक्चुअली, ठीक है। राज सुंदरी देवी, फिर आपकी रोकैया शेखावत, है ना। इन लोगों ने क्या किया, ये उस समय पर इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा जब पढ़ना और लिखना विमेन के लिए कंप्लीटली बैन था एक तरीके से। मतलब लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विमेन अल्फ़ाबेट्स भी सीखे, अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज भी लिखना सीखे,
है ना, कि अगर घर में कोई लेटर आ जाए तो वुमेन पढ़ नहीं सकती क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी वुमेन्स जो हैं ये लोग खुद क्या करेंगी, पढ़ेंगी और दूसरों को पढ़ाएंगी, खुद से लिखना सीखेंगी, है ना, घर वालों से छुप कर पढ़ना सीखेंगी, खुद से रीडिंग सीखेंगी, अल्फ़ाबेट सीखेंगी, ठीक है। जिसमें किसका नाम आता है, आपकी बेगम्स ऑफ भोपाल, भोपाल की कुछ बेगम्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मदरसे वगैरह ओपन किए वुमेन्स के लिए, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए। फिर रुकैया शेखावत, रुकैया शेखावत ने क्या किया, इन्होंने गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खोला, राइट। देन आपकी ताराबाई शिंदे, इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कारण इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। हिंदी में ही है इसका नाम, स्त्री पुरुष तुलना, नाम से समझ में आ रहा है, तुलना मतलब कंपैरिजन, किसके बीच में, विमेन एंड मेन, राइट। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना जब लिखी तो कैसे लिखी, पहले तो खुद पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा, है ना। उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया कि अब मुझे पढ़ना आ गया तो मैं लिखूंगी भी, है ना। सम वुमेन दे इवन स्टार्टेड राइटिंग, दे इवन स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स, है ना। उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा। उन्होंने बताया कि वुमेन की हाउस होल्ड्स में या वुमेन अगर एजुकेशन में पीछे तो उनकी कंडीशन क्या है, राइट। और ऐसा नहीं है कि वुमेन नहीं पढ़ रही है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती, बस इसलिए क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा लगा कर रखे हैं, है ना। तो ऐसी वुमेन्स ने जब ये सारे काम किए, बुक्स लिखी, खुद को एक्सप्रेस किया, खुद पढ़कर लोगों को पढ़ाया, वुमेन्स के लिए स्कूल खोले, तब इनसे मोटिवेट होकर जो ऑर्डिनरी वुमेन थी बाकी सोसाइटी में, इन लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ये आगे आकर पढ़ने के लिए तैयार होती हैं, राइट। नेक्स्ट एक और नाम है पंडिता रामाबाई, इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडिता रामाबाई ने एक और काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट काम किया एक विमेन एजुकेशन के लिए। इन्होंने अपर कास्ट विमेन जो है ना, या हाई क्लास विमेन जो है, उनकी कंडीशंस के बारे में बताया, ठीक है, मतलब उनके ऊपर लगे रेस्ट्रिक्शंस को बताया, राइट। अपर कास्ट विमेन, आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट विमेन जो है उनकी मिजरीज के बारे में, मतलब उनकी परेशानियों के बारे में बताया। अब सोचने वाली बात है, अपर कास्ट विमेन को क्या परेशानी हो सकती है। अपर कास्ट विमेन मतलब जिनका सोशल स्टेटस भी अच्छा है, जिनके घर पर फाइनेंशियल भी कोई इशू नहीं है, राइट, मतलब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते। तो उनकी मिजरीज क्या, उनकी क्या लाइफ, मतलब उनकी परेशानियाँ क्या हैं। अगर मतलब जब मैंने ये नहीं पढ़ा था, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि यार अपर कास्ट वुमेन को क्या परेशानी हो सकती है ना। मेन परेशानी किसकी होगी, लोअर कास्ट वुमेन की। लेकिन जो इन्होंने मिजरीज बताई उसको पढ़ के आपका पर्सपेक्टिव जो है दिमाग का, है ना, जो आप थोड़ा सा वाइड व्यू देख पाएंगे, है ना। कैसे, इन्होंने बताया कि जो लोअर कास्ट वुमेन है, दे हैव टू गो आउट ऑफ द होम एंड दे हैव टू वर्क बिकॉज दे हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर द फैमिली। क्यों, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो अच्छी नहीं है तो वुमेन को भी बाहर जाना पड़ेगा मैन के जैसे और काम करना पड़ेगा। लेकिन अपर कास्ट वुमेन जो है, जिनके पास फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है, ठीक है, साथ में उनका जो सोशल स्टेटस है वो इतना हाई बना कर रखा है, या हायरार्की में उनको इतना ऊपर रखा गया है कि उनकी फैमिलीज उनको अलाउ नहीं करती कि आप फ्री होकर घर से बाहर जा सकें, आप काम कर सकें, आप कुछ सीख सकें, है ना। जैसे अगर मान लो एक लोअर कास्ट वुमेन है जिसको बास्केट बनाकर बाजार में बेच रही है, तो उसके हाथ में कुछ स्किल तो है ना। बाजार जाके जब बास्केट बेच रही है बनाकर तो कुछ पैसा अर्न कर पा रही है, पैसा अर्न कर पा रही तो अपनी मर्जी से कुछ थोड़ा बहुत खर्चा कर सकती होगी, गेटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बताया, पंडिता रमाबाई ने बताया कि लोअर कास्ट वुमेन इन चीज़ों में कम से कम थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू अपर कास्ट वुमेन। क्योंकि अपर कास्ट वुमेन को घर के बाहर जाने की या उनको काम करने की या उनको कुछ भी स्किल सीखने की कोई भी परमिशन नहीं है। वाई? क्योंकि उनके घर के जो मैन है उनका सीधा साफ कहना कि आपको ज़रूरत क्या है, यू आर गेटिंग ऑल दी थिंग्स। बट इंडिपेंडेंस के नाम पर या लिटरेसी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई खुद पढ़ना सीखती है, लिखना सीखती है और फिर सामने आकर लोगों को बताती है कि अपर कास्ट वुमेन जो है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो या इस्लाम में हो,
दोनों की कंडीशंस खराब हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, राइट। तो हमने देखे ये कुछ आपके रिफॉर्मर्स के बारे में है ना, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है, एक और नाम आएगा पंतुलू करके एक पर्सन होते हैं, वीर सलिंगम पंतुलू, ठीक है। ये भी किसके लिए काम करते हैं? विडो रीमैरिज के लिए, लेकिन ये साउथ में काम करते हैं, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये नॉर्थ एरिया में रहते हैं इंडिया के, ठीक। तो ये आपके कुछ रिफॉर्मर्स हुए, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इन चारों में अगर आप देखें तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे तो डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, और ये अगर आप अपने आंसर्स में मेंशन करते हैं या ये भी एमसीक्यू में आ सकता है तो बढ़िया है, ठीक है। इन दोनों को चाहो तो ना याद रखो क्योंकि इन्होंने स्कूल्स खोले थे, इनको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफॉर्मर्स, है ना। अब रिफॉर्मर्स तो थे, अच्छी बात है। यहाँ पर हमने देखा ये सारे रिफॉर्म्स जनरली किससे मिलते जुलते थे? विमेन की कंडीशन से मिलते जुलते ये रिफॉर्म्स है। जैसे जैसे यहाँ पर विमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं अपने खुद के एजुकेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए, है ना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स का सहारा लेती है, ठीक है। जैसे कि ताराबाई शिंदे शी रोट स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। तो इस तरीके से जब विमेन थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू करती है तो बहुत सारी विमेन्स एक साथ आती है सपोर्ट में, राइट। और एक्टिवली पार्टिसिपेशन यहाँ पे उनका चालू हो जाता है। इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया जाता है बाय दी नेशनलिस्ट लीडर्स, है ना, जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सारे लोगों के द्वारा विमेन के एक्टिव पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, उनको बहुत मोटिवेट किया जाता है। साथ में इवन दे प्रॉमिस्ड कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, है ना, वैसे ही विमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स हम देंगे। क्यों? क्योंकि विमेन यहाँ पर जब एजुकेट होना चालू कर देती हैं, अपने राइट्स की मांग रखती है, तो वो ये भी बोलती है कि हमें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग दी हाफ ऑफ द इक्वल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हमें भी वोटिंग राइट है, हमें भी यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू है और सुभाष चंद्र बोस हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि विमेन को तुरंत जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होगी हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको देंगे, मतलब कि विमेन और मेन दोनों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। लेकिन साथ में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों का यही कहना होता है कि हम आपकी डिमांड समझते हैं और हम उसको पूरा करेंगे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस विमेन के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा, बट फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दी एंटी ब्रिटिश या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, है ना। उनका ये कहना था कि अभी आप इंडियन लीडर्स जो स्ट्रगल चला रहे हैं उनसे अलग स्ट्रगल मत चलाओ, क्योंकि हम आपकी डिमांड समझते हैं और जैसे ही हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे आपकी सारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। अभी आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है एंटी कॉलोनियल रूल में या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में, है ना, जो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स या स्ट्रगल्स चला रहे थे उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगते हैं विमेन से, एंड विमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स या फीमेल फ्रीडम स्ट्रगल में काम करने वाली जो लेडी थी, ठीक है, उनसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं आपके कास्ट रिफॉर्म्स पे, ठीक है। कास्ट का जो सोशल स्टेटस है हमारी सोसाइटी में, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पुराना है। अब इंडियन सोसाइटी में चाहे वो इस्लामिज़म हो, हिंदुइज़्म हो या कोई भी दूसरा रिलीजन हो, ठीक है, हमारे यहाँ पे कास्ट जो है वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। शुरू कास्ट हुई, वर्ण सिस्टम से आगे बढ़कर धीरे धीरे डिवाइड होते गए और अलग अलग कास्ट बनती चली गई, राइट। अब जिस समय ब्रिटिशर्स आए उसी समय पर यह देखा जा रहा था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स से परेशान थे और इंडियंस में भी जो लोअर कास्ट पीपल थे वो अपर कास्ट पीपल से परेशान थे। कारण क्योंकि यहाँ पर डोमिनेशन किसका हो रहा था? ब्राह्मण्स का, ठीक है। अब ब्राह्मण्स का डोमिनेशन हो रहा है तो किस पर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर पाते थे? सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते थे शूद्र पर, ठीक है।
शूद्र पर मतलब वैश्य लोगों से भी काफ़ी टैक्स लिया जाता था, लेकिन उनको इतना नहीं परेशान या इतना डिमीन नहीं किया जाता था जितना ज़्यादा डिमीन शूद्र को किया जाता था। इनको सारे ऑड जॉब्स दिए जाते थे कि आपको साफ़ सफाई करनी है, आपको ड्रेन साफ़ करनी पड़ जाएंगी, आपको वॉशरूम साफ़ करने पड़ जाएंगे, आप मेन सिटी में नहीं रहेंगे, आप बाहर रहेंगे, टेम्पल्स में जाने नहीं मिलेगा, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की जाएगी, है ना, या कहीं पर भी आप एक इक्वल स्टेटस पर या एक इक्वल लेवल पर नहीं बैठ सकते जहाँ पर ब्राह्मण या क्षत्रिय बैठे हैं। तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया गया, बहुत एक्सप्लॉइट किया गया इनको, ठीक है। फिर इनको एजुकेशन के राइट्स नहीं मिले, इनको सेम स्कूल्स में जाने नहीं मिलता था, या सेम टैप से पानी या सेम वेल से पानी पीने नहीं मिलता था। इसका आपके पास प्रूफ कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे ऐसे अनटचेबल लीडर सामने आते हैं, जैसे कि सबसे फेमस है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, ही बिलोंग्ड टू महार कम्युनिटी। और ये महार कम्युनिटी क्या थी? ये दलित कम्युनिटी थी, यानी इनको अनटचेबल्स माना जाता था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं, फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, ठीक है। जिस स्कूल में जाते थे उनको अपर कास्ट स्टूडेंट्स के साथ बैठने नहीं मिलता था, खुद से वो टैप से पानी नहीं ले सकते थे, कोई दूसरा प्यून आकर उनको पानी देगा, है ना। समटाइम्स आपके कुछ ऐसे अनटचेबल या लोअर कास्ट जो लीडर्स रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके टीचर्स उनको फोर्स करते थे कि वो क्लास में झाड़ू लगा दे या उसको साफ़ कर दे या क्लास के बाहर बैठकर पढ़ें। गेटिंग सेम टैप्स यूज़ नहीं कर सकते, रेलवेज सेम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लोअर कास्ट पीपल के ऊपर लगाए गए। दैट इज़ वाई ये सबसे बड़ा रीज़न है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब पढ़ लिख कर इतने केपेबल बन जाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर बनते हैं, है ना, चेयरपर्सन बनते हैं, तो वो अनटचेबल्स का, ठीक है, लोअर कास्ट पीपल जो है उनके लिए अलग से प्रोविजंस बनाते हैं, रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस बनाते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो सारी एट्रोसिटीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सफ़र किया हुआ है फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। गेटिंग, चलो अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही थी, तो ये उस चीज़ से बचते कैसे? ये उस चीज़ से बचने लगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, राइट। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल आए, राइट। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल क्या थे? यूरोप से ऐसे मिशनरीज आए जिनका, यूरोपियन बेसिकली क्रिश्चियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ से कुछ फादर्स या कुछ लीडर्स उनके ऐसे आते हैं जिनका ये मानना होता है कि कंपनी रूल कर रही है, अच्छी बात है ना, मतलब हम दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाकर रूल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा अपने रिलीजन के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मिशनरी स्कूल्स वगैरह खोलना, अपने रिलीजन को लोगों को सिखाना। मतलब हम स्कूल्स खोलेंगे, फिर हम उसमें अपने रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो लोग उससे क्या होंगे? इम्प्रेस होंगे, या लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हम उनको अपने रिलीजन को इस तरीके से हम लोगों के बीच में स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वरना इंडिया में क्रिश्चियनिटी के आने का कोई दूसरा सोर्स था ही नहीं, यूरोपियंस आए, और सबसे अच्छा तरीका उनको क्या लगा कि लोगों को एजुकेशन दो, राइट। और एजुकेशन के साथ इन्होंने क्या किया? यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट भी किया गया लोगों को, राइट। बेसिकली जो मिशनरी स्कूल्स आए, इन्होंने सबसे पहले फोकस किया आपके लोअर कास्ट पीपल्स को, लोअर कास्ट पीपल प्लस ट्राइबल्स। सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी जो ऑडियंस थी इनकी, आप कहें एक तरीके से, तो वो कौन सी थी? ट्राइबल। कारण क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल थे और जो लोअर कास्ट पीपल थे, उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, उनको कहीं पर भी जस्टिस नहीं मिल रहा था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन था बाय द अपर कास्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स आते हैं, तो ये उन लोगों को एक्सेप्टेंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ स्कूल्स में पढ़ेंगे तो हम आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, राइट। हम आपको अपने रिलीजन में इक्वालिटी भी देंगे। बहुत सारे लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ या फ्री में एजुकेशन दी गई, ठीक है। इन सारी चीज़ों की मदद से क्या हुआ कि ये लोग जो हैं, जब इनको समझ में आए कि हमारे खुद के रिलीजन में तो हमको इक्वालिटी मिल नहीं रही, राइट, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जो होते हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में या फिर लोअर कास्ट जहाँ पर रहती है वो सारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक। दूसरा तरीका क्या था? ब्रिटिशर्स आते हैं, फॉरेस्ट लॉज लेकर आते हैं, है ना, प्लांटेशंस में भेजते हैं। तो यहाँ पर लोअर कास्ट पीपल को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उनको क्या लगता है कि ठीक है, हमें हमारे जंगलों से भगाया जा रहा है, सब कुछ गलत है,
लेकिन स्टिल अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि बाहर जाके ठीक है हम कैसे तो भी प्लांटेशन वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के रह लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हो रहा है बाय दी अपर कास्ट ब्राह्मण्स और क्षत्रियस, ये कम से कम हम इससे तो बच जाएंगे। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके जो आपके ट्राइबल पीपल हैं या लोअर कास्ट पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं, राइट। और क्या कारण थे? बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आते हैं सामने, ठीक है, जो ये जो कास्ट रिफॉर्म्स हैं इनको करने की बात करते हैं, ठीक है। कास्ट रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं तो सपोर्ट कैसे करेंगे अपने आइडिया को? ये बोलेंगे कि भाई जो हमारे यहाँ पर भक्ति का ट्रेडिशन आया था, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री, है ना, डिवोशनल पाथ वाले चैप्टर में कंसेप्ट था भक्ति, ठीक है। भक्ति में क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने यही बात करी कि जो ब्राह्मण्स हैं ये जो अपना डोमिनेशन या अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हैं कि आपके और गॉड के बीच में हम एक वे हैं, है ना, हम एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी और हमको सोसाइटी में एक अपर स्ट्रेटा में रखना पड़ेगा, राइट। तो आइडियोलॉजी ही चेंज करने की बात यहाँ पर होती है कि ब्राह्मण्स को एक तरफ रखो, भक्ति क्या बता रहे हैं, क्या मतलब अप्रोच क्या है भक्ति की, कि आपको अपनी जो सुप्रीम गॉड है या जो सुपर नेचुरल पावर आप जिसको मानते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए आपको किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है या किसी दूसरे व्यक्ति को मीडियम बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप उसको मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं या आप उसको डिवाइन लव की तरह लव की मदद से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, है ना। और ये डिवाइन लव कैसे दिखाया जा रहा था? सॉन्ग्स की मदद से, प्रेयर्स की मदद से, भजन्स की मदद से, राइट। तो ये भक्ति का जो ट्रेडिशन आया था ये बताता था कि आपको किसी भी पर्सन की, स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स को यहाँ पर टारगेट किया गया था कि उनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लीडर्स किसके आइडिया को सपोर्ट करते हैं? भक्ति के, कि भाई क्यों ब्राह्मण्स को एक अपर स्ट्रेटा में रख रहे हैं और दूसरे लोगों को शूद्र बना रहे हैं या उनको अनटचेबल्स बना रहे हैं, लोअर कास्ट बना रहे हैं, राइट। प्लस दे ऑल्सो ब्रेक सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स कि अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं तो वहाँ पर शूद्र लोगों के साथ या अनटचेबल कम्युनिटीज़ के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं या उनका बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। इससे क्या हुआ? उन्होंने टैबूस को दूर करने में काम किया, ठीक है। टैबू क्या होता है? टैबू का मतलब होता है कि इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, ठीक। उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चालू कर दिए, राइट। अब ये तो यहाँ पर हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नाम नहीं पढ़ा या किसी स्पेसिफिक मूवमेंट का नाम नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हम इन जनरल डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ मूवमेंट्स या कुछ कास्ट रिफॉर्मर्स के नाम, जैसे सतनामी मूवमेंट। ये किसने चलाया? घासीदास। इनके लीडर कौन थे? घासीदास, राइट। घासीदास जो थे इनका ये मानना था कि यहाँ पर आपकी कंट्री में, मतलब स्पेसिफिकली जो आपके सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर काम करने वाले जैसे लेदर वर्कर्स थे, शू मेकर्स जो थे, जिनको आप अनटचेबल्स मान रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उनके प्रोडक्ट्स, उनका जो काम करने का तरीका है या जो उनकी एक लाइवलीहुड है उससे बने हुए प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन उनको आप अनटचेबल्स मान रहे हो या उनको शूद्र मान रहे हो। तो उनके लिए सोसाइटी में इक्वल स्टेटस दिलाने की बात किसने कही थी? घासीदास ने। और इन्होंने उनकी मदद से लेदर वर्कर्स को सोशल इक्वालिटी दिलाने के लिए उनकी मदद से कौन सा मूवमेंट चलाया? सतनामी। ये ध्यान रखना है कि कहाँ चला? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सेकेंड आप बात करेंगे तो हरिदास ठाकुर, जिन्होंने चलाया कहाँ पर? ईस्टर्न बंगाल में, राइट। हरिदास ठाकुर, इन्होंने कहाँ काम किया? ईस्टर्न बंगाल में। और मेन इनका फोकस क्या था? कल्टीवेटर्स के ऊपर, ठीक है। चंडाला कल्टीवेटर्स होते हैं बंगाल के, जिनके लिए इन्होंने इक्वालिटी की बात की थी, राइट, क्योंकि उनको भी यही माना जाता था कि ये लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं और उनका कल्टीवेशन करना उतना ईजी नहीं था, लेकिन उनको पीजेंट्स बनाने में, उनको राइट्स दिलाने में, कल्टीवेटिंग राइट्स दिलाने में किसने काम किया? हरिदास ठाकुर ने, ठीक। प्लस इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि जो आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना, जो ऐसी चीज़ें जिनमें ब्राह्मण्स के बारे में ज़्यादा लिखा गया है या ब्राह्मण्स ने लिखी हैं,
वो खुद एक प्रूफ है कि वो कैसे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं अमंग लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, राइट। तो यहाँ पर किसको बेसिकली टारगेट किसको किया जा रहा है, ब्राह्मण्स को या जो अपर कास्ट है उनको, गेटिंग। फिर इसके बाद आपको एक और नाम पढ़ने को मिलता है नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु ने काम कहाँ किया, केरला में, राइट। और इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही कि हम क्यों इतना अलग अलग डिविजन्स बना रहे हैं, या हम क्यों सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं जो रिलीजियन से रिलेटेड है, राइट। इन्होंने बोला कि भाई एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही रिलीजन होना चाहिए, और पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक ही भगवान होना चाहिए, है ना। इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यामी, ठीक है। मतलब सिंपल सा मतलब एक ही है कि एक ही जाति होनी चाहिए, एक ही कास्ट होनी चाहिए, राइट। एक ही रिलीजन होना चाहिए और पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक ही गॉड होना चाहिए, ठीक है। हम अगर अलग अलग कास्ट में डिवाइड करेंगे ही नहीं, अगर हम किसी रिलीजन में ये बताएंगे ही नहीं कि अलग अलग गॉड्स हैं और हर कास्ट का अलग अलग भगवान है, तो फिर डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, राइट। तो इन्होंने क्या बात की कि हमें सिर्फ एक कास्ट माननी चाहिए और बेसिकली हमें ह्यूमन काइंड मानना चाहिए, कि इंसानियत को आप एक धर्म मानो और उसके हिसाब से आप काम करो, तभी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, राइट। फोर्थ आपके ज्योतिबा फुले, राइट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक अलग से एक आइडिया दिया इन्होंने, ठीक है। आइडिया नहीं कहेंगे, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हम शेयर कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले का या ज्योतिराव फुले का ये मानना था कि जिनको आप इंडिया में लोअर कास्ट बोल रहे हो वही एक्चुअली इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। मतलब इंडिया के ओरिजिनल लोग जो हैं या जो ट्रू पर्सन्स हैं इंडिया के, वो कौन है, लोअर कास्ट। और वो शुरू से लोअर कास्ट नहीं थे। क्या हुआ कि इंडिया में इन्वेडर्स आए जिनको बोला गया यहाँ पे आर्यंस, ठीक है। इनको क्या बोला गया, आर्यंस। ये आए इन्वेडर्स के आगे वाली जनरेशन्स को बोला गया आर्यंस, और इन्हीं आर्यंस ने हमारे आगे लोगों को हराया, और उनको हराने के बाद उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, और खुद वहाँ पर सुप्रीम बन के बैठ गए, है ना। और वही बाद में क्या बनने लगे, ब्राह्मण्स। तो वो हो गए हायर कास्ट, और जो इंडिया के ओरिजिनल पीपल थे, ट्रू पीपल थे इंडिया के, उनको नीचे साउथ इंडिया तरफ शिफ्ट कर दिया और उनको बोलने लग गए लोअर कास्ट, राइट। तो इनका मानना था कि एक्चुअली जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी ज़मीन है, वो लोअर कास्ट पीपल की है इंडिया में, राइट। ये जो ब्राह्मण्स हैं या जो अपर कास्ट बन के आ गए हैं, इनका कोई राइट नहीं है इंडिया के लैंड पर और वहाँ की रिसोर्सेज पर, ठीक है। तभी क्या होता है कि अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना। जहाँ स्लेवरी बैन होती है वहाँ पर उसी समय ज्योतिबा फुले एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है गुलामगिरी, राइट। गुलाम नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लेव्स, ठीक है। प्लस उस समय ये डेडिकेट करते हैं कि ये जो मेरी बुक गुलामगिरी है, ये उन सारे लोगों को डिवोट करता हूँ मैं जो अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिनको खुद को बोल दिया गया था कि नहीं आप स्लेव्स हैं, आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी, आपको हमारे मास्टर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो जब अपने लिए खुद के लिए स्ट्रगल करते हैं तो ये अपनी बुक को उनको डिवोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकें। प्लस ये एक और काम करते हैं, ये एक समाज बनाते हैं, यानी आप कहें कि एक तरीके से एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम होता है सत्यशोधक समाज, ठीक है। मतलब जो सच है, सच क्या है इनके हिसाब से, सच ये था कि ये आर्यंस जो हैं यही ब्राह्मण्स हैं, है ना। इनकी आगे वाली जनरेशन्स ब्राह्मण्स बन गई हैं और अपर कास्ट बन गई है जिनका यहाँ के रिसोर्सेज और लैंड पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक। और वो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, है ना, शोधन, यानी कि आप रिफॉर्म से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सोसाइटी में लोअर कास्ट और अपर कास्ट ये जो गड़बड़ सिस्टम चल रहा था उसको सुधारने के लिए ये एक एसोसिएशन बनाते हैं और फिर उसमें आगे काम करते हैं, ठीक। ये हो गया आपके कास्ट रिफॉर्म्स के लिए। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ से आगे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये लेकर आए थे
टेम्पल एंट्री मूवमेंट, और ये 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट लेकर आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट आएंगे। क्या है ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि टेम्पल में एंट्री लेने के लिए मूवमेंट करना पड़ा। कौन करेगा? जिसको टेम्पल में एंट्री नहीं होगी। और किसको टेम्पल में एंट्री नहीं थी? लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। ये जो महार कम्युनिटी थी या इनके जैसी और भी दूसरी अनटचेबल कम्युनिटीज थी जिनको लोअर कास्ट माना जाता था, और इनको बोला जाता था कि आपको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलेगी। कारण? क्योंकि लोअर कास्ट पीपल को अनटचेबल मान रहे हैं, इम्प्योर मान रहे हैं। तो इनका मानना था कि अगर आप हमारे टेम्पल प्रोमाइसेस में एंटर करेंगे, वहाँ के टेम्पल टैंक्स का या टैप्स का या टेम्पल प्रेमाइसेस का यूज़ करेंगे तो ये सारी जगह इम्प्योर हो जाएंगी, राइट। तो जब क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर आ रहा है बार बार, तो बी आर अम्बेडकर जो है, इनका क्या कहना होता है कि गॉड इतने प्योर हैं, ठीक है। मतलब आप कैसे किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी पर्सन को इम्प्योर कह सकते हो? अगर हम सारे के सारे लोगों को एक गॉड ने ही बनाया है तो हम इम्प्योर कैसे हुए, ठीक है। आप क्यों हमें इम्प्योर कम्युनिटी या अनटचेबल कम्युनिटी मानते हो, और हमें हमारा जो वर्शिप करने का अधिकार है, राइट, हमारा जो टेम्पल जाने का अधिकार है, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करने का अधिकार है, उस पर आप कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? तो एक के बाद एक 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाएंगे और अपने नियर बाय एरियाज़ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर अपनी पूरी कम्युनिटी को लेकर एंटर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि वो चैलेंज कर रहे थे यहाँ पर जो ब्राह्मण थे या जो टेम्पल में प्रीस्ट थे उनकी सुप्रीमेसी को, कि हम किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते, ठीक। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने चलाया? बी आर अम्बेडकर ने, राइट। प्लस इनके मूवमेंट का एक एम ये भी था कि कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट है या जो डोमिनेटिंग कास्ट है जैसे कि ब्राह्मण्स, उनको समझ में आ जाए कि अब ज़्यादा लंबे समय तक लोअर कास्ट पीपल प्रेजुडाइसेस यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको झेलने नहीं वाले। दे कैन ऑल्सो रेज देयर वॉइस, राइट। फिर इसके बाद आपके एक और पर्सन का नाम यहाँ पर आता है जिन्होंने साउथ इंडिया में काम किया, ठीक है, जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नाइकर, या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता था पेरियार, ठीक है। ईवी रामास्वामी नाइकर जो होते हैं, ही जॉइंड कांग्रेस, ठीक है। ये रिफॉर्मर होते हैं एक, ठीक है। इनको अपना पॉलिटिकली एक्टिव होकर ये काम करना चाहते थे, ठीक है। तो ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक दिन एक फीस्ट होता है, मतलब एक काइंड ऑफ लंच या डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय दी कांग्रेस, और जब ये वहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, मतलब एक तरफ हायर कास्ट पीपल बैठे कांग्रेस के मेंबर्स और दूसरी तरफ लोअर कास्ट बैठे और उनको अलग अलग खाना सर्व किया जा रहा है, तो ये देखकर इनको समझ में आता है कि ये जो मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, जिस कांग्रेस की मदद से हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक। कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद अलग से मूवमेंट चलाते हैं साउथ इंडिया में, ताकि ये कास्ट डिफरेंसेस को कम या ख़त्म कर सकें, ठीक है। कौन सा मूवमेंट चलाएंगे ये? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, इसको ध्यान रखना जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके लिए, मतलब किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर? लोअर कास्ट पीपल की, राइट, या जिनको आप अनटचेबल्स बोल रहे हैं। यहाँ पर पेरियार या जो ईवी रामास्वामी नायकर है, ये क्या बताना चाहते हैं? इनका एम यही था कि ठीक है, दूसरे लोग आपके लिए लड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। दैट इज़ वाई वो लाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनका मानना होता है कि दूसरे व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करे नहीं करे, दैट्स अ सेकेंडरी मैटर, बट यू शुड हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको खुद को इन्फीरियर फील नहीं करना है ये सोच के कि आप एक लोअर कास्ट पर्सन है या आप अनटचेबल हैं,
ठीक है। इवन यू हैव टू रेज अ वॉइस कि वाई आर वी कंसिडर्ड एज लोअर कास्ट, है ना। ये तो सब बर्थ के बेसिस पर है, और हम किस घर में हमारा बर्थ हुआ है, किस कास्ट में हमारा बर्थ हुआ है, ये हमारा डिसीजन थोड़ी ना था। गेटिंग? तो यहाँ पर इनका कहना था कि भाई यू शुड हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और आपको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रख कर अपनी खुद की इक्वालिटी के लिए, खुद के कास्ट रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, राइट। और साथ में ये फिर किसके अगेंस्ट गए, ये जो ब्राह्मण्स ने जितनी भी गलत चीज़ें की, जो आपके लोअर कास्ट पीपल है या शूद्र पीपल हैं, इनके साथ, उनके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, राइट। साथ में जो आपके कोड्स ऑफ मनु है, या जिसको आप कहते हैं मनुस्मृति या भगवत गीता, रामायण, इन सब के क्रिटिसिज्म में बात करते हैं कौन, पेरियार। वाई? क्योंकि इनका ये मानना होता है कि ये सारी जो किताबें हैं ना, ये क्या करती हैं, ये ब्राह्मण्स को सुपीरियर बताती हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स को सुपीरियर बताती हैं, और कुछ लोगों को उनके काम के बेसिस पर या उनके बर्थ के बेसिस पर लोअर कास्ट बताती हैं, और लोअर कास्ट बताने के साथ साथ उन पर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, और मेन को विमेन के ऊपर सुपीरियर बताया जाता है, ठीक है, कि मतलब हर चीज़ में जो मेन है वो क्या है, विमेन से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा आगे है। किन किताबों में, इन किताबों में। ऐसा किसका मानना था, पेरियार या ईवी रामास्वामी नायकर, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमने देखी कि किसके अगेंस्ट जा रही है, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण शांत बैठे होंगे? नहीं, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि अपर कास्ट पीपल, ब्राह्मण्स, उनका डोमिनेशन, उनकी सुप्रीमेसी या जो उनकी सोशल स्टेटस है, उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सो उन्होंने काउंटर मूवमेंट चलाने चालू कर दिए, ठीक है। उन्होंने हिंदू महासभा बनाई, राइट, हिंदू महामंडल बनाया, सनातन धर्म सभा बनाई, जिससे क्या हुआ कि वो खुद एक काउंटर रिस्पॉन्स दे रहे थे लोगों को, जो ये मूवमेंट चला रहे थे कि ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी है वो किसी पर्टिकुलर वजह से है, ये जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये बिल्कुल सही है। मतलब हर व्यक्ति अपने नज़रिए से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कास्ट रिफॉर्म्स काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने मूवमेंट्स देखे, इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे देखो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, अब एक बार टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल गया, राइट, लोगों ने टेम्पल में एंट्री ले ली तो कम रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, अब लोग ज़्यादा हिम्मत कर सकते हैं टेम्पल में जाने के लिए, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके रूल्स भी चेंज हो जाए। जब यहाँ पर इन्होंने गीता या कोड्स ऑफ मनु या मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट को चैलेंज किया, राइट, तो लोग क्या हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ये सच में ऐसा है। गेटिंग? फिर जब रामास्वामी नायकर कांग्रेस को छोड़ देंगे तो ये अपने आप कांग्रेस के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा कि आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप अपने ही कंट्री के लोगों में एक सोशल इक्वालिटी नहीं दे रहे, आप अपने यहाँ के लोगों को जस्टिस नहीं कर रहे अपने यहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, लोअर कास्ट पीपल को सामने लाने में बहुत सारे लीडर्स मदद कर रहे हैं, ठीक है। जिससे जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ठीक है, ये अपने आप में लोगों को अंदर से क्या करेगा, एनकरेज करेगा, उनके अंदर एक एंथुजियाज्म भरेगा कि नहीं, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इक्वालिटी, हमें भी सोशल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन अब ये तो बहुत पुरानी बात है, इंडिपेंडेंस से पुरानी बात है, तो क्या आज ये सोशल इक्वालिटी सारे लोगों के पास है? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं, आज भी हमारी कंट्री में सारे लोगों के पास सोशल इक्वालिटी नहीं है, और उसका ऐसा नहीं है कि कोई एक रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे डिबेट्स हैं, है ना। हमें उसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ लिया। अगर आपको अपने खुद के ओपिनियंस फॉर्म करने हैं, देन आपको बहुत सारे रिसर्च करने चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो आपको ये बताएगा कि आज रियलिटी में कंडीशन क्या है। क्या आज भी ब्राह्मण्स या जो हायर कास्ट पीपल हैं वो लोअर कास्ट पीपल के साथ इतनी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें या दूसरे तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, या तब से और अब में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे यू मस्ट नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर बैन कर दिया गया है, ठीक है। फिर पिछली क्लास में आई गेस, हाँ शायद
पिछली या उसके पहले वाली क्लास में हमने सिविक्स में पढ़ा था, हमने मार्जिनलाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, मतलब कि SC ST या जो लोअर कास्ट पीपल जिनको हम बता रहे हैं, अनटचेबल्स जिनको हम बता रहे थे, उनके लिए हमने कुछ लॉज बनाए हैं जिनसे हम उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं, राइट। मतलब धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो उनके लिए कंटिन्यूसली काम करता है, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पर जब किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो कई बार होता है कि आवाज़ उठाने से डरता है या अवॉइड करता है उस चीज़ में घुसने के लिए, राइट। तो बेसिकली काम कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे इन चीज़ों के बारे में। आप अपने लेवल पर जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने खुद को इस तरीके से बना लें कि आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करें, एक्सप्लॉयटेशन होते हुए ना देखें, तो आपके पार्ट पर इतना भी सफिशिएंट है एज अ स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़े से फैक्ट्स हैं, थोड़ा ध्यान, मैंने खुद इसलिए काफ़ी लिमिटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ढेर सारे फैक्ट्स हैं। अब ये मूवमेंट्स के नाम वगैरह तो याद थोड़े बहुत रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको भूल भी जाओगे तो चल जाएगा। सद्दामी मूवमेंट को भी अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये ज़रूरी है। ज्योतिबा फुले की बात, गुलामगिरी इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। और पहले हमने जो 4-5 रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो मेक श्योर कि नोट्स तैयार रखें। और इफ़ यू वांट मी टू शेयर माय नोट्स विथ यू ऑन टेलीग्राम और या फिर यूट्यूब पर, तो नीचे आप कमेंट्स में नोट्स प्लीज़ लिखकर बता सकते हैं। एंड लेक्चर अगर आखिर तक देखा है तो कमेंट में एक थम्स अप ज़रूर पोस्ट करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लेक्चर आखिर तक देख रहे हैं और मैं इतना आपको एंगेज करके अपने कंटेंट में रख पा रही हूँ, राइट। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।